टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज करेंगे बेटा आपकी यूनिट 2, ठीक है, जो कि है विकास प्रतिमान विषयक बहस, जिसमें हमको अब क्या पढ़ना है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सारा आंदोलन वगैरह देख लिया कि आज़ादी के लिए क्या क्या किया गया, आज़ादी कैसे ली गई, बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट में इसको देखना है आज़ादी के बाद, कि जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद इन्होंने कैसे कैसे सिचुएशन को संभाला, कि विकास करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई, भूमि सुधार के लिए क्या क्या किया गया, क्योंकि उसके बाद के टाइम पीरियड में क्या होता, अकाल पड़ गया था, बहुत बुरा अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था और फसलें बर्बाद थी ऑलमोस्ट। तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्या क्या भूमि के सुधार के लिए किया गया, राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या क्या किया, क्या क्या इन्होंने पूरे नियंत्रण के लिए प्रणालियाँ बनाई, सिस्टम कैसे बनाए, कैसे उसको संभाला, विकास के लिए जो जो तरीके अपनाए गए ना, वो सब पढ़ने हैं अब हम इसको, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भूनीति, कि ये जो इनके अकाल वाली समस्या चल रही थी, भूमि के ऊपर जो दिक्कत आ रही थी, कि बहुत बुरी तरीके से जो सूखा पड़ा था उससे निपटने के लिए क्या 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 चीज़ें की गई, जमींदारी व्यवस्था वाली, जो भी इनकी पुराने टाइम की अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे जो जो गलत चीज़ें थी उसको ये ठीक करेंगे। अब इसमें ये सारा पढ़ना है आपको, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। भूमि सुधार के उन प्रश्न से ही शुरुआत करना सुविधाजनक रहेगा जिस पर सर्वाधिक मेतक था। पिछली इकाई में हम देखते आए हैं कि भारत से बड़े उद्योगपतियों को बम्बई योजना में भूमि सुधार को समझाती है। 28 जून 1946 में पिछड़ाओं के गृह पत्र ईस्ट इकोनॉमिस्ट ने यह घोषणा की थी कि भूमि सुधार हेतु एक मजदूर पक्ष तैयार किया और कि जमींदारों के पास अपने अस्तित्व के लिए कोई आर्थिक औपचारिक प्रतिमान नहीं है। क्या है, मजदूरों के पक्ष में बात की जाएगी कि जो जमींदार हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है औपचारिक कि ये ज़मीन उनकी है, अस्तित्व के बेसिकली प्रमाण नहीं है। एक बार रीड कर लेते फिर समझाती हूँ। दिसंबर 1946 में जे.सी. कुमारप्पन एक सच्चे गांधीवादी, कौन है ये, एक व्यक्ति हैं जो क्या है, सच्चे गांधीवादी, गांधी जी के आधार पर चलेंगे। गांधी जी को हमने पिछले चैप्टर में पूरा समझ लिया कि उनकी क्या विचारधारा है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति की भूमि सुधार संबंधित उप समिति के सुधारने के लिए 3 अवस्था बताई। इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं, ये तीनों मेन है। जब भी ये आता है अगर क्वेश्चन आपके भूमि सुधार वाला जो टॉपिक है, भूमि की नीति जो है उसके लिए क्या क्या किया गया, तो ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपकी, जमींदारों और मध्य जो बीच में मीडिएटर होते हैं ना, मध्यवर्ती अधिकारी जो भी होते हैं उनको ख़त्म करो। अगर किसान काम कर रहा है तो सारा जो उसकी पैसा आना चाहिए वो किसान को ही तो मिलना चाहिए। जो ये बीच में जमींदार व्यवस्था बना रखी थी पहले टाइम से चलती आ रही थी, इसको ख़त्म करो, ये गलत होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, मेन जो पावर है ना, जो सारा पैसा है, जितने भी खेती से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है, टॉपिक है, वो किसान के हाथ में दे दो। किसान ही उस पर फैसले लेगा। किसान अगर खुद खेती कर रहा है, किसान के ही है ज़मीन, तो बीच में जमींदार कौन कहाँ से आ रहे हैं बीच में, ये जमींदार जो है ये गलत है। ये वाला पूरा भी टॉपिक समझाती हूँ। फिर क्या है, लिमिटेड भूमि हो, कि भूमि क्या है, ऐसा ना हो कि किसी एक के पास सारी की सारी भूमि है, ऐसा ना हो। भूमि का रखने का भी एक एरिया बांट दिया जाए कि इतने एरिया को ही आप रख सकते हो, बाकी को आप नहीं रख सकते। भूमि को रखने के लिए भी लिमिट हो, एक हद से ज़्यादा किसी के पास भूमि ना हो, क्योंकि अगर कोई मान लो कोई बहुत अमीर है तो उसने तो सारी भूमि रख ली, फिर बाकियों का नुकसान होगा। ऐसा ना हो, लिमिट रखी जाए जिससे क्या है सभी को मौका मिले काम करने का। बेसिक यही एक बार उसको देखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहला वाला जो हमारा है वो क्या है, जमींदार और अन्य मध्यवर्ती अधिकारियों को, जमींदार प्लस जो भी अधिकारी हैं उनको अंत किया जाए। वास्तविक किसानों को अधिभोक्ता अधिकार दिलाना और उनकी भूमि धारण पर अधिकतम सीमा होना। सारी पावर किसान के हाथ में जानी चाहिए, ये वाली बात बोल रहे हैं। जमींदार और मध्यवर्ती अधिकारियों को नियमित इस प्रकार तय थी। इस बहस में इस कारण क्षतिपूर्ण पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत के संविधान सभा में संपत्ति के अधिकार पर चर्चा के दौरान यह विषय तीव्रता से हो गया। संपत्ति का जो अधिकार है इसके ऊपर अब बहस उठ जाएगी कि संपत्ति का ये जो अधिकार है इसमें क्यों कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। आप देखो, 2 मई 1947 को राजा जगन्नाथ कृष्ण ने संपत्ति के अधिकार के लिए विश्व रूप से सार्वजनिक उद्देश्य में राज्य नीति संपत्ति अधिकरण के लिए अनुमति दे दी थी। बस ये बेटा कि जो भूमि सुधार के लिए गलत पुराने टाइम के नियम बने हुए थे उसको हटा दिया गया। मेन फोकस पे किसानों पे दिया जाएगा कि किसानों को ज़्यादा अधिकार मिले। जमींदार और मध्यवर्ती जो भी बीच में अधिकारी आते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, गलत करे किसान को, तो उसको ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा आपका क्या है, नियंत्रण प्रणाली, कि इन्होंने नियंत्रण कैसे किया।
अकाल, बहुत बुरी सिचुएशन थी ना, क्योंकि अगर वो यहाँ से गए अंग्रेज 200 साल बाद तो वो बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए थे। अब दिक्कत ये आ गई, इतनी गरीबी चल रही है, इस सिचुएशन में कैसे ये सबको खाद्य नियंत्रण किया जाए, खाने की पूर्ति कैसे करवाई जाए। अकाल अलग से चल रहा था, सकल घरेलू उत्पाद जो था जीडीपी तो गिरती जा रही थी, आयात निर्यात से कम हो रहा था। आयात मतलब क्या होता है, बाहर से सामान मंगाना, निर्यात क्या होता है, भेजना। जब हम भेज रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा, पर ये क्या, बाहर से ही सामान सारा मंगाया जा रहा था, हमारे यहाँ कुछ उत्पादन हो ही नहीं पा रहा था, हमें बाहर से ही सब कुछ मंगाना पड़ रहा था। इसको पढ़ेंगे। खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण एवं राशन व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये जो फूड की जो कमी पड़ रही थी, वो वाली दिक्कत सामने आनी स्टार्ट हो गई थी, ताकि साम्राज्य सरकार खाद्य की आपूर्ति युद्ध मोर्चाओं पर कर सके। जहाँ पे भी दिक्कत चल रही है वहाँ पे खाना तो कम से कम हो। युद्ध समाप्ति पर बाजार का नियंत्रण अनिश्चितता के मद्देनजर यह जारी रखी गई। विभाजन ने खाद्य मोर्चा पर अभाव को सिर्फ बदतर ही किया। देखो विभाजन वाले टाइम पे कैसी सिचुएशन थी, सभी को पता है कि कितनी बुरी हालत हो गई थी जब डिवाइड हुए थे हम पाकिस्तान और हमारा वाला एरिया, तो कैसी सिचुएशन थी। अब उस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें, खाना वाना आपूर्ति, ये सब तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में चले गए थे। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि 14 जनवरी 1944 को ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने सुझाया कि कार्य क्षेत्र व लक्षण में नियंत्रण में वर्तमान व्यवस्था को क्रमिक सुदृढ़ता किया जाए, ताकि वह न सिर्फ शांति अर्थव्यवस्था के लिए सहज संक्रमण और मजबूती प्रदान करे, बल्कि हमारे देश में दीर्घावस्थी अर्थव्यवस्था योजना का साधन भी बन सके। हालांकि यह मुद्दे विसफल हो गए। बट ये कि उस टाइम पे जो खाद्य नीति समिति बनाई गई वो खास सफल नहीं रही, विफल हो गई वो, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन उस वक्त लिए थे वो ठीक नहीं लिए थे। ठीक है, खाद्य नीति का काम क्या था, इस चीज़ पे कंट्रोल करना कि खाद्य की आपूर्ति हो सके। ठीक है, कहीं भी ऐसा ना हो कि खाने की कमी पड़ रही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीयकरण का मुद्दा क्या कह रहा है कि कैसे हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हम एक पूरा एक अच्छा राष्ट्रीय कैसे बना सकें जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो। तो इसमें नेहरू जी आएंगे और वो इस बात पे बल देंगे कि वाणिज्य पे आप ज़्यादा फोकस करो। वाणिज्य का मतलब बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करने के लिए नेहरू जी इसमें सुझाव देंगे। ठीक है, भारतीय व्यापारी गण, समाजवादी एवं वन उग्रपंथियों ने जन्म रहे राष्ट्रीयकरण की बात भयभीत थे। 14 जून 1946 को ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने घोषणा की कि हम अर्थव्यवस्था को पूरी श्रृंखला को समग्र एकल तत्काल सामाजिकरण के लिए सोवियत आदर्श को निकृष्ट रूप से नियंत्रण करते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के 20वीं वार्षिक सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने व्यापारी आश्वस्त करना पड़ा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों को नुकसान पहुंचने की राह पर है, यह हमारी बेवकूफ़ी होगी। हम उद्योगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हेतु सुविधाएं, तकनीक, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, विद्युत संसाधन यथासंभव मुहैया करवाना चाहते हैं कि हम सरकार जो है व्यापारियों का कुछ भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहते। हम आपको सुविधाएं प्लस देंगे, क्योंकि देखो जितने अच्छे उद्योग होंगे, जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, देश का ही फायदा होगा, देश की जीडीपी में फ़ायदा होगा। तो इन्होंने इस वाले पॉइंट पे सिर्फ वाणिज्य के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट क्या है, योजना का मुद्दा। योजना क्या होता है बेटा, एक तरीके से मान लो प्लानिंग, आप प्लानिंग करते हो ना किसी चीज़ की, वैसे योजना का मुद्दा है, जिसमें क्या बात चलेगी आपकी कि सरकार आपके काम में हल्का फुल्का हस्तक्षेप कर सकती है। पहले इन्होंने क्या बोला अभी पीछे कि सरकार जो है इंटरफेयर नहीं करेगी वाणिज्य में, वाणिज्य मतलब बिजनेस पे किसी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। बट ये अभी ये बोलेंगे कि नहीं, सरकार हल्की फुल्की भूमिका रखी जाएगी सरकार की, कि हर सरकार उनके काम में अड़चन ना बने, बस ये देखे कि क्या काम कैसे हो रहा है। ठीक है, राज्य जो है राज्य मतलब सरकार की भूमिका की स्वागत किया जाएगा, उनकी भूमिका को रखा जाएगा कि हाँ राज्य कुछ गलत नहीं कर रहा है। तब यही है कि यद्यपि भारतीय जनता सभी वर्गों के बीच योजना के विचार का आमतौर पर स्वागत हुआ। क्या है, यद्यपि भारतीय जनता के सभी वर्गों के बीच योजना के विचारों का स्वागत किया, जो उन्होंने योजना बनाई, योजना के लक्षण विषय आपके विचारों से भिन्न थे। भारतीय व्यापारी, भारत के जितने भी बिजनेसमैन थे, वे सोवियत रूसी योजना से दृढ़ से ठुकरा दिया और राज्य निर्देश
की एक अस्पष्ट व्यवस्था को स्वागत किया। सोवियत वाला जो पुराना मॉडल था उसको इन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया, वो फ्लॉप ही था, उसको इन्होंने मना कर दिया, ठुकरा दिया। ठीक है, वे उस मूल को गुरु उद्योग के विस्तार में राज्य की भूमिका भी स्वागत करते थे। राज्य की जो भूमिका होती है ना, राज्य की जैसे हमारी सरकार है वो क्या कह चाह रही है, वो क्या कह रही है, उसकी उन्होंने बहुत सम्मान किया। क्योंकि देखो जो सोवियत रूसी मॉडल था वो तो पहले से फ्लॉप था। अगर वो मॉडल सही होता तो फिर सोवियत संघ क्यों विघटन हुआ? सोवियत संघ के विघटन के जो कारण थे ना, वही थे कि उनके जो अर्थव्यवस्था का टॉपिक था ये पूरा खराब था। नीति का जो ये पूरा चरण था ये पूरा खराब था, इसलिए वो ऑलरेडी फ्लॉप था। तो ये कि सोवियत रूसी का जो मॉडल था इसको नहीं माना इन्होंने, इसको ठुकरा दिया और राज्य की भूमिका का स्वागत किया। उसे ज़्यादा पसंद किया गया, ज़्यादा संसाधन नहीं थे, परंतु राज्य की भूमिका उनके अनुसार कम से कम रहे, हद से ज़्यादा ना हो। बोलो ना, पहले इन्होंने क्या बोला था कि भूमिका बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि नहीं, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा उस वाली नीति से। तो अब ये कि वाणिज्य में, व्यापारों में इनकी भूमिका, राज्य की सरकार की हल्की भूमिका रखी जाएगी। समाजवादी वामपंथियों ने राष्ट्रीय आर्थिक विधिकरण के राज्य की ओर से अधिक भूमिका का संभव पर विचार किया। बस ये बेसिक विचार का विचार है। ऐसा माना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रथम दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूतिशील थे। जैसे मतलब किसी के प्रति होता है ना कि हमें तुम्हारे लिए हम अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, वैसे। और जवाहरलाल नेहरू दूसरे के प्रति, पहली वाली जो नीति जो क्या बोल रही थी कि हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके प्रति कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और जो दूसरी वाली नीति आएगी जिसमें क्या कहा जाएगा कि हाँ, हल्का फुल्का सरकार दखल दे सकती है, कम से कम होगा लेकिन दखल देगी, वाणिज्य के अंदर बिजनेस में देखेगी सरकार कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सरकार को टैक्स देना होगा आधा, इतना % टैक्स होगा, ये सारी चीज़ें। यद्यपि पटेल का माना जाता है कि उन्होंने सरकार द्वारा इस योजना को आयोग को स्थापना में सशक्त विरोध किया था। पटेल ने इस वाले का विरोध किया था कि नहीं ये गलत है। नेहरू जी समर्थन में थे कि नहीं ये सही है, जिसको वह समझते थे कि वे सोवियत संघ की आर्थिक विचारधारा को ही प्रकट करेगी और सरकार के अधिकेशन के अतिक्रमण करेगी। क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि सोवियत संघ वालों की ना जो गलत विचारधारा थी, ऑलरेडी गलत उनका ही था, क्योंकि उनका खुद का देश क्या था, विघटन हो चुका था। तो ये यही कह रहे हैं कि इनकी जो गलत विचारधारा उससे हमारा ये नहीं हुआ। यह पटेल की मृत्यु के बाद ही हुआ कि ऐसा भारतीय योजना आयोग स्थापित किया गया। उनकी मृत्यु के बाद फिर ये ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, बस ये कि वाणिज्य के ऊपर सरकार का हस्तक्षेप होगा कि नहीं होगा, इस पे बात चल रही है। पहले उन्होंने मना किया, फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये छोटा सा टॉपिक है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, बस ये कि भारतीय जो संविधान सभा थी उसके लक्ष्य क्या थे। कि भारत की जो संविधान सभा थी उसमें वो क्या चाहती थी, सबको पता है कि न्याय चाहती थी, सामाजिक समानता चाहती थी, अर्थव्यवस्था में समानता हो, कानूनी समानता हो, अवसरों की समानता हो, धार्मिक समानता हो, सारे मौलिक अधिकार हो, अपराध ना हो, कल्याणकारी राज्य हो, पिछड़े वर्गों को आगे लाया जाए, स्वतंत्रता हो, समानता हो, सारी चीज़ें, नीति निर्देश तत्व हो गए, सब कुछ हो, ये सारी चीज़ें चाहती थी वो। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब चीज़ों पे वो फोकस करती थी कि कानून के समक्ष सब समान हो, पिछड़े वर्ग जो है, अल्पसंख्यक है, जनजातियों वाले हों, उनको पीछे ना छोड़ा जाए, उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं संविधान सभा के लक्ष्य में थी। ठीक है, कि वो क्या चाहते थे। छोटा सा टॉपिक था ये। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो, डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मेन हेडिंग जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वो सारा मैंने करा दिया। ना समझ आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।